ये जो लास्ट 2 मंथ्स है आपके पास, ठीक, मैं 10 बार बोला हूं और मरते दम तक बोलूंगा, इस लास्ट 2 महीने में, ठीक, आप ही हैं जो सिलेक्शन को छोड़ रहे हैं और आप ही हैं जो सिलेक्शन को पकड़ रहे हैं, ठीक है। और मैं एक चीज और बता दूं, यहां पे टॉपर्स एटीट्यूड तो कहना सही नहीं होगा, ठीक है, टॉपर्स एटीट्यूड तो कहना सही नहीं होगा, बट जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, ठीक, सिलेक्शन लेने वालों के जो एटीट्यूड होते हैं, ठीक, या फिर हम वी कैन से कि जो कॉमन रूटीन होता है, ठीक है, कॉमन रूटीन होता है, उसको मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूंगा, ठीक। और जेन्युइनली बता रहा हूं, ऐसी ही रूटीन हर उस बच्चे में देखी गई है जो सिलेक्ट हुआ है। तुम नहीं बिलीव मानोगे, एक टाइम तक मैं भी बिलीव नहीं मानता था, बट जब मैं ओवर द टाइम अपने ही बच्चों को सिलेक्ट होते देखा हूं, उनमें कुछ कुछ कॉमन फैक्टर्स फील होते हैं। तो 2-3 चीजें जो फिक्स होती हैं, पहला कि उनके पास एक फिक्स रूटीन होता है। जिसके पास रूटीन फिक्स नहीं है, मैं पिछले मीटिंग में भी बोला हूं, इस मीटिंग में भी बोल रहा हूं, यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्ट, चाहे तुमको सब आता हो, चाहे तुम्हारे टेस्ट में कितना भी स्कोर आता हो, चाहे तुम टॉपर क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि इसका साइड इफेक्ट तुम 2 से 5 के बीच में देखने वाले हो। व्हेन? कब? मई 4 को, 4th ऑफ मे, बिटवीन 2 to 5 यू विल फील कि तुम्हारे रूटीन की वजह से तुम्हारा क्या हाल हुआ है। रूटीन का क्या मतलब है? न सोने का रूटीन है, ना खाने का रूटीन है, ना पढ़ने का रूटीन है, ना फिक्स स्टडी आवर है, ठीक। आप मेरी तरह जी रहे हो, आप मेरी वाली जिंदगी जी रहे हो कि कभी भी उठ के 12 घंटे काम कर रहे हो, कभी भी उठ के 18 घंटे काम कर रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक। और ये मैं कर रहा हूं, फिर भी चल जाएगा, और उसका साइड इफेक्ट आप देख चुके, ठीक। लेकिन आप करोगे तो आपके लिए कोई अनदर चांस नहीं है, ठीक है। आप समय से माफी नहीं मांग सकते। ये आखिरी का जो 2 महीना है ना, वो आपको कोई माफ नहीं करने वाला। ये नहीं है कि भैया टारगेट का नहीं कंप्लीट हुआ, माफ करो, तबियत खराब थी। 2 से 5 के बीच में तुम एनटीए को या नीट को बुला के ये नहीं बोलोगे कि भाई मेरा ना रूटीन खराब है, इसकी वजह से ये हो गया वो हो गया। पहली चीज रूटीन। तो फिक्स रूटीन का क्या मतलब होता है? ये नहीं कि आप आइडल टाइम पे सो, आइडल टाइम पे उठो। फिक्स रूटीन का मतलब होता है सेम टाइम पे सो, सेम टाइम पे उठो फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, ठीक। और फिक्स टाइम पे खाना खाओ, और फिक्स टाइम जितना सेट किए हो उतना पढ़ो, ठीक। अचानक से 10 घंटा पढ़ते थे, 16 घंटा तुम पढ़ने लग जाओगे, 2 दिन के बाद तुम हवाई हो जाओगे, ठीक। अचानक से तुम 16 घंटा पढ़ते थे, फिर तुम 8 पे आ जाओगे, फिर काम खत्म। मैं कह रहा हूं एक आइडल टाइम जो कंसिस्टेंट अगर कर दो तो 16 घंटा इज अ आइडल टाइम, मतलब 16 घंटा इज अ टॉप लेवल स्टडी आवर, ठीक है। इससे बियॉन्ड तुम नहीं जा रहे हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इससे बियॉन्ड कर नहीं जा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 16 घंटा अगर तुम तमीज से पढ़ो, इट्स अ मैक्सिमम, मतलब वो जो आखिरी के 2 महीने में सिलेक्शन ले सकता है, ठीक। और मिनिमम स्टडी आवर अभी 12 से 14, ये मिनिमम है, ठीक। मैं पूरे होशो हवास में एक कमिटमेंट बोल रहा हूं, एक कमेंट बोल रहा हूं, चाहे तुम उसको मानो या ना मानो। इफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी इन लास्ट 2 मंथ्स कि 12 से 14 घंटा तुम लास्ट 2 महीने में पढ़ पाओ, ठीक है, 12 से 14 घंटा, भाई सच बता रहा हूं, नीट 25 का प्रेशर मत ले फिर, ठीक। नाउ यू हैव टू चूज इंप्रूवमेंट या सिलेक्शन। नाउ यू हैव टू चूज इंप्रूवमेंट और सिलेक्शन। इफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी 12 to 14 आवर्स, भाई इंप्रूवमेंट का सोच, कोई गलत बात नहीं है, मत जा हो हुआ प्रेशर में, ठीक। नीट हर साल आएगा, तेरे अंदर से नहीं निकल रहा है पोटेंशियल, तू नहीं कर रहा है, उसके चक्कर में तू अपनी वाट लगा दे रहा है, मेंटल हेल्थ कंडीशन खराब कर दे रहा है। मैं नहीं समझूंगा, तेरे माँ बाप नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझेगा। सीधी बात बता रहा हूं, मेरी मेंटल हेल्थ तुम लोग नहीं समझते हो, मेरी मेंटल हेल्थ मेरे घर वाले नहीं समझते जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के बैठे हैं, लेकिन मेरी मेंटल हेल्थ मैं जानता हूं, ठीक है। तो मैं उतना ही करूंगा जितने में मैं अपनी मेंटल हेल्थ संभाल पाऊं। मैं तो फिर भी अपने आप को इग्नोर करता हूं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं होता है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ का सेक्रीफाइस करना तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, ठीक। और मैं जो अपनी मेंटल हेल्थ का सेक्रीफाइस करता हूं, मुझे झेलना पड़ता है। तो मैं वही कह रहा हूं, आपकी मेंटल हेल्थ अगर आप नहीं संभालोगे, या तो आप खुद खराब हो जाओगे, या तो आपकी पढ़ाई खराब होगी। तो पढ़ाई का खराब होना इज बेटर देन कि आप बचे रहो। तो 12 से 14 घंटा अगर अभी नहीं हो रहा है, तो जेन्युइनली आप इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो। रीजन क्या है कि अगर अभी आप इंप्रूवमेंट और सिलेक्शन में से 2 में से कोई एक चीज नहीं सोचोगे बेटा, तो आप दोनों में से किसी में एक नहीं रहोगे, ठीक। आज आप 200 पे हो, ठीक, और आपसे 12-14 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही है, आपसे जो टारगेट दिया जा रहा है वो समय पे पूरा नहीं हो रहा है, और आप यहीं 200 से 250 पे रह जाओगे, अगर आपने चूज नहीं किया कि यू वांट इंप्रूवमेंट और यू वांट सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, नो मैटर व्हाट तुम कितना पढ़ रहे हो, ठीक है, बस पढ़ते जाओ,
मैंने बोला ना सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। और सोने का टाइम क्या होना चाहिए, सोने की स्लीप पैटर्न मेरे को भी मतलब मेरे को नहीं पता था, ठीक है, कल मेरे को ये चीज पता चली और आप ही में से एक जूनियर ने मेरे को बताया, ठीक है। दिक्कत ये है कि हम लोग कहते हैं कि 9 घंटे सोना चाहिए, ठीक, 8 घंटे सोना चाहिए, ठीक है, 6 घंटे सोना चाहिए, ठीक है, ये आइडल स्टडी आवर है, समथिंग समथिंग, सॉरी स्लीपिंग आवर है, ठीक है, 9 घंटे 8 घंटे 6 घंटे समथिंग। मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया था कि प्रेमानंद जी महाराज सिर्फ 8 से 12 सोते हैं, याद है आपको, 8 से 12 नाइट में सोते हैं, ठीक है। कितने घंटे हो गए 8 से 12, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 4 घंटे। तो एक किडनी फेलियर, एक इतने एजेड इंसान जो कि दिन रात बोल रहे हैं, वो कैसे 4 घंटे में सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो जो कल मेरे को बात चली उससे मेरे को कनेक्ट हुआ कि हाँ ये बात थी, ये लॉजिक था, वो थी पॉइंटर्स की नींद। पॉइंटर्स की नींद मतलब आपको 9 पॉइंटर्स की नींद चाहिए होती है। कहीं आप लोगों ने सुना है, और किसी को पता है ये चीज, हो सकता है कहीं सुना हो, क्योंकि कल जहां से मैंने देखा समझा तो मैंने सुना, ठीक है। तो 9 पॉइंटर्स की नींद का क्या मतलब होता है, ठीक है, एक भैया दीदी हैं यूट्यूब पे उन्होंने भी इस चीज को एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। तो 9 पॉइंटर्स की स्लिप का क्या मतलब है कि अगर आप रात से 12 बजे, मतलब देखो हम लोग को पता है कि हम लोग को बोला गया है कि भाई 7 बजे तक आप अपना डिनर कर लो, ठीक, क्योंकि आपके सोने का टाइम हो जाता है 8 बजे तक, ठीक है। तो अब अगर 8 से 12 आप सोते हो तो इसमें आपको हर 1 घंटे के 2 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट मिलते हैं स्लीप, प्रोडक्टिविटी ऑफ स्लीप, ठीक। 8 से 12 में हर घंटे आपको 2 पॉइंट का पॉइंटर मिलता है, ठीक। यही स्लीप जब आप मान लो फॉर एग्जांपल 1 से करके 3 या 4 बजे तक करते हो, ठीक है, तब आपको यहां पे लगभग हाफ पॉइंटर मान लो मिलते हैं, या ये 1 पॉइंटर मिलते हैं, सॉरी 1 पॉइंटर आपको मिलता है पर घंटे के हिसाब से, ठीक, 1 पॉइंटर मिलते हैं, या फिर आप कह लो 1.5 पॉइंटर मिलते होंगे। यही नींद जब आप 4 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक लेके जाओ, ठीक, तो आप मान लो हाफ पॉइंटर्स मिलते हैं, ठीक। और फिर जब यही नींद 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक लेके जाओ तो पता नहीं कितना पॉइंट मिलता होगा, 0.5 करके, ठीक है। और ये जेन्युइन चीज है, आप इसको फील कर सकते हो। आप कभी 8 से 12 सो के देखना, अभी आदत नहीं पड़ी है तो हो जाएगी, ठीक है। जब आप 8 से 12 सोओगे तो आपका एक अलग प्रोडक्टिविटी लेवल होगा, जब आप 12 से लेके 3 सोओगे तो एक अलग प्रोडक्टिविटी होगा। पॉइंटर्स का मतलब है कि आप जैसे जैसे आप सुबह होती है वैसे वैसे पॉइंटर्स कम होते हैं, मतलब ये बॉडी जो है जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे इसके पॉइंटर्स बढ़ते हैं, स्लीप की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे स्लीप की प्रोडक्टिविटी कम होती है, मतलब पॉइंटर्स कम होते हैं। इसको आप वैसे भी रिलेट कर सकते हो मेलेटोनिन से, कि जैसे जैसे सूरज ढलता है आपकी बॉडी में विटामिन D3 डाउन होता है और आपके मेलेटोनिन रिलीज होते हैं, ठीक। तो जैसे जैसे ये रात होती जाती है वैसे वैसे मेलेटोनिन हाई पावर में आते जाते हैं, और जैसे जैसे सुबह होती जाती है, जैसे जैसे रोशनी आपकी बॉडी को समझ में आता है, वैसे वैसे विटामिन डी का फिर लेवल बढ़ने लगता है और आपके अंदर से मेलेटोनिन डाउन होता है। तो विटामिन डी और मेलेटोनिन से जिगजैग में चलते हैं। अगर विटामिन डी बढ़ेगा, ठीक है, तो मेलेटोनिन डाउन रहेगा, और ये अगर बढ़ेगा तो विटामिन डी डाउन रहेगा। तो ऐसा कुछ हार्मोन का लोचा चलता है। नहीं आती रात में जल्दी नींद, कोई बात नहीं। मुद्दा ये नहीं कि आप 8 से 12 ही सोइए, मुद्दा ये है कि आपकी स्लीप या तो 8 से 12 के बीच में होनी चाहिए, ठीक, या तो 12 से लेकर 3-4 बजे तक होनी चाहिए। बट आफ्टर दैट, ठीक है, अगर आप बहुत दिन से आदतन हो गए हैं, बहुत प्रोडक्टिव फील करते हैं, तभी सो सकते हैं। क्लियर बात हो गई कि 2 स्लीप स्लॉट है, एक रात के 8 से 12 1 बजे तक, या फिर 12 1 बजे से लेकर सुबह के 3-4 बजे तक। ये दोनों ही स्लॉट अपने आप में आपको प्रोडक्टिव फील कराएंगे अगर आप 4 घंटा 5 घंटा भी सोते हो तो। लेकिन यही 4-5 घंटा अगर आप बहुत सुबह होने के बाद करोगे तो मुझे नहीं लगता कि उतना प्रोडक्टिव फील कराएगा, जब तक आपकी आदत ना बनी हो, ठीक। तो हम मुद्दे उस पर नहीं जा रहे हैं मैं कितने बजे से कितने बजे सोना चाहिए। मैंने आपको एक लॉजिक समझाया कि ये पॉइंटर्स वाली स्लीप होती क्या है, और ये साइंटिफिक लॉजिक है। ऐसा नहीं कि बनी बनाई बातें आ गई, पॉइंटर्स कहां से आ गए, ये पॉइंटर्स है, पता अभी चल रहा है तो बता दे रहे हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आपके पास फिक्स रूटीन होना चाहिए। आप कितने बजे भी सो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी जो आदत बन गई है हो गई, लेकिन उतने बजे सोना मस्ट है, ठीक। चलो कमेंट अभी हम देखेंगे, ठीक है, अभी हम कमेंट देखेंगे, ठीक है, फिर बात करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि स्लीप का क्या सीन है सर, स्लीप तो समझ में आ गई, ठीक है, कि स्लीप तो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब उसके साथ है कि पढ़ने के हमारे घंटे फिक्स नहीं है, ठीक है। हम कभी भैया दीदी को अच्छा दिखाने के लिए 17 घंटा पढ़ते हैं, और हम कभी भैया दीदी को अच्छा न दिखाने के लिए खुद के स्टडी आवर को डाउन करके 8 घंटा पढ़ते हैं। ये तो सबसे गलत बात है। आपका फिक्स स्टडी आवर होना चाहिए, नो मैटर व्हाट, वो 14 घंटा ही क्यों ना, नो मैटर व्हाट, 13 घंटा ही क्यों ना, उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा। अचानक से अगर आप बढ़ाने लग जाएंगे तो फिर तो चलेगा, ठीक है। और मुद्दा ये भी नहीं कि आप 16 घंटे नहीं जा पा रहे हैं,
तो क्या आप 14 से 16 के बीच में है? फेयर इनफ, इसी में खेलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस खुद को शांत रखिए। तो हमारी रूटीन वाली बात होगी। तो पहली चीज होती है कि उनका एक ना फिक्स रूटीन होता है, ठीक, ये बात। दूसरी क्या बात है, उन बच्चों के जो सिलेक्ट होने वाले होते हैं उनका ना बिलीव होता है खुद पे बहुत बिलीव सिस्टम है, आपकी तरह नहीं। मीटिंग रखने का रीजन क्या है, हमारे पास एक कॉल आता है एक बच्ची का, ठीक है, वो बोलती है सर एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉड्यूल सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है, और मैं पूरा परेशान हो चुकी हूँ, मैं पूरा लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मैंने सिंपल 2 क्वेश्चन पूछे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से कितने क्वेश्चन आएंगे नीट में, 3 या 4, बहुत ज्यादा। किससे आएंगे? नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, और तुम्हारा जो भी एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज हो वो। अब जब तेरे से सब इतना सॉल्व हो रहा है, एक मॉड्यूल नहीं सॉल्व हो रहा है, तो क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, छोड़ दे, साइड हट, आगे बढ़। मुद्दा इज दैट आखिरी के 2 महीने हैं, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज तुम एक सिलेक्शन लेने वाले के माइंडसेट से सोच ही नहीं रहे हो, तुम एक टॉपर्स माइंडसेट से सोच ही नहीं रहे हो। मुद्दा इज दैट कि आपके एग्जाम में 90 चैप्टर्स का सिलेबस है, उन 90 चैप्टर से उनको 180 क्वेश्चन निकाल के देने हैं, और आप सबको मैंने बता दिया है कि वो 20% टॉपिक जिनसे 80% क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने आपको परोस के दे दिया, ठीक ना, वो आपको फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या वो 20% टॉपिक हर एक चैप्टर के तैयार हैं? क्या उन 20% टॉपिक जो हर चैप्टर के मैंने आपको दिए हैं उनसे 80% क्वेश्चन जो एनटीए पूछ सकता है, क्या आप उनमें तैयार हैं? क्या आपकी एनसीईआरटी तैयार है? क्या आपके नोट्स तैयार हैं? क्या आपका पीवाईक्यू टिप्स पे है? अगर नहीं है तो आप दुनिया भर की माया जाल में जो फंसे हो, आप एक गलत ट्रैक पे हो। आपको लग रहा है कि आप मेंटरशिप में आप सही डायरेक्शन प्रिपरेशन करो, यू आर डूइंग एवरीथिंग। नहीं भाई, मेंटरशिप रास्ता दिखाता है, तेरे को तेरे अंदर से झांकना पड़ेगा। क्या कि मेरे को नीट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, नीट ओरिएंटेड क्या है? तू देख रहा है कि 2-4 साल से एनसीईआरटी से बाहर चीजें नहीं जा रही हैं, तू देख रहा है कि 2-4 साल से पीवाईक्यू के बाहर चीजें नहीं जा रही हैं, तू देख रहा है कि वही 20% टॉपिक्स हैं जिनसे 80% क्वेश्चन आते हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये 20% टॉपिक जो मैंने आपको दिए हैं, ऐसा नहीं है कि ये हर साल बदलते हैं, हर साल यही सेम है, हर साल इन्हीं से क्वेश्चन आता है। इनको बदलना होता तो ये कभी भी बदल सकते थे, बट ये कभी नहीं बदले। 20% जो टॉपिक्स होते हैं, घूम फिर के एनटीए 80% क्वेश्चन यहीं से निकालेगा उस चैप्टर के। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक आप भी पढ़ के समझ चुके होंगे कि सर यही तो है कोर टॉपिक इस चैप्टर का, इसके बियॉन्ड है क्या? कुछ नहीं। तो मुद्दा इज दैट कि आप फोकस्ड होकर नहीं देख रहे हो। आपको भी पता है कि अगर लेंस का जो प्रकाश है वो फोकस्ड होके पड़े, पेपर जल जाएगा, अब फोकस्ड होके ना पड़े तो फिर फैला रहेगा। अगर आपको अभी चिड़िया की आंख नहीं दिख रही है तो फिर आप चिड़िया को ही मारने के चक्कर में पड़े रहोगे, कभी उसके पंख में तीर मारोगे, कभी पैर में, कभी सर पे, कभी पेट में। चिड़िया की आंख देख, ठीक है, चिड़िया को मत देख। तो मुद्दा इज दैट कि आपकी नीट ओरिएंटेड पढ़ाई कहां चली गई, ठीक है। कुछ पेपर डिकोड मैं पहले ही बता देता हूं, इससे पहले भी पेपर बता चुका हूं डिकोड करके, अभी बता दे रहा हूं, गलत हो जाए बता देना, ठीक है। मैंने बोला था कि बायो एनसीईआरटी से आएगी, तुम्हें भी पता है आएगी, ठीक है। तुम्हें भी पता है कि बायो उन्हीं 20% हाईलाइटेड लाइन से आएगी जहां से 80% क्वेश्चन बन सकता है। बस वो वर्ड चेंज करेंगे, वो आपकी मेमोराइजेशन का चीज चेक करेंगे, वो आपकी स्पीड चेक करेंगे। दूसरा, मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि केमिस्ट्री में इवन फिजिकल केमिस्ट्री के ऑप्शन तक वो लोग एनसीईआरटी से सेट करेंगे, ठीक। अब जिसकी एनसीईआरटी टॉप पे है, जाओ ले जाओ केमिस्ट्री पूरी, ठीक। इनऑर्गेनिक का वेटेज 7 से 8 क्वेश्चन, इससे ज्यादा मत उम्मीद करना, आ गया तो मेरा प्रेडिक्शन गलत, ठीक। इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा, ठीक है, 15 से 18 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद फिजिकल लगभग 10 से 15 के बीच में लगभग फिजिकल को मान लो, ठीक। और फिजिकल के वो चैप्टर्स जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि पेपर बनेगा कहां से? पेपर बनेगा कहां से? उसकी वैल्यू मॉडरेशन लेवल आएगा कहां से? अगर फिजिकल के वो चैप्टर्स वो टच नहीं करेंगे और वहां से अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन नहीं निकालेंगे जो चैप्टर्स हर एक नीट स्टूडेंट को हुआ लगते हैं, ठीक है, तो फिर तो फिजिकल का मजाक खराब हो गया। फिर तो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर क्या मतलब है? इनऑर्गेनिक में कुछ बचा ही नहीं है। सबको पता है इनऑर्गेनिक में जितने चैप्टर बचे हैं उसकी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रट लो, पीवाईक्यू कर लो, तो कहीं ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ दोगे क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद आपके बचा ऑर्गेनिक। जी नहीं, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, फिक्स ही नहीं है कि आपका तीनों सब्जेक्ट से 15-15 क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है, ठीक है। वो किसी से भी कितना भी दे सकते हैं। और जो नॉर्मल एनटीए का माइंडसेट है कि वो इनऑर्गेनिक को सबसे कम टच करेगा, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन के लगभग, वो उसका जो टाइम बचाएगा वो कहां देगा? ऑर्गेनिक में। क्यों? इनऑर्गेनिक में से बहुत सारे चैप्टर्स काटे हैं,
ठीक, तो वो इनऑर्गेनिक में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाएगा। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक तो बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है। देखो, एनटीए को पता है कि समझने वाली चीज बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है नीट एस्पिरेंट के लिए। एनटीए को चाहिए रटने वाला इंसान जो स्पीड में माहिर हो। ठीक, अब तुम्हारी चीजें टिप्स पे है और तुम उसको बहुत जल्दी कर रही हो तो पता कैसे चलेगा? वही बायो ऑर्गेनिक, ठीक है, ये दो चीज। अब रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स की आज तक जैसे आया है वैसे ही आएगा। ठीक है, सब लोग बोलते हैं कि फिजिक्स के 25 क्वेश्चन पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर होते हैं, बट वो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर करने के लिए बेटा तेरे को एप्लीकेशन और अप्रोच आनी चाहिए। ठीक, और एप्लीकेशन अप्रोच कब आती है? दुनिया भर के क्वेश्चन करने से नहीं, लिमिटेड क्वेश्चंस को कई बार करने से। ये मीटिंग स्पेशली आप सबको इसलिए था कि आप क्यों भटक रहे हैं। अगर आपका 650 आ रहा है देन यू आर भटकिंग खेलो, कोई दिक्कत नहीं, जहां भटकना है भटको। ठीक है, मॉड्यूल पे जाओ, परफेक्शन में जाओ, फलाना में जाओ, ढिमकाना में जाओ, बट इफ यू आर नॉट एबल टू क्रॉस योर कट ऑफ इन योर फुल सिलेबस या पार्ट टेस्ट, ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी याद नहीं है, तुम्हारे नोट्स याद नहीं है, तुम्हारे पीवाईक्यूज क्लियर नहीं है, ठीक, एनीवन यहां पे किसी में ऐसा दम है जिसका फुल सिलेबस चालू हो गया और मैं आज अभी इसी मीटिंग पे फुल सिलेबस टेस्ट पीवाईक्यू का कोई भी ईयर उठा के दे दूं और तुम उसमें मोर देन 680 690 स्कोर कर पाओ? इफ यस तो एक्सेप्ट माई कॉम्पिटिशन चैलेंज, इफ नॉट यस देन यू आर इन रॉन्ग ट्रैक, देन यू आर इन रॉन्ग ट्रैक। मुद्दा इज दैट एग्जाम से 2 महीने पहले आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि मेरे को पीवाईक्यू पेपर दे दो, मैं उसमें 680 690 ला दूंगा। तो कब, व्हेन, कब, कितना भटकेंगे आप? सोचिए। और जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं स्पेशली इन माई विजन, सबके पीवाईक्यू में आखिरी के 1 महीने में 680 690 से प्लस स्कोर रहे हैं, इवन 700 to 720 के बीच में भी पीवाईक्यू फुल सिलेबस पेपर में। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन तो रट लेंगे, ऑप्शन तो रट लेंगे, यहां रटने वाली बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है आपको पेपर मिल रहा है, आपको वर्ड टू वर्ड सॉल्व करना है। ठीक, तो किसी का पीवाईक्यू उस लेवल पे क्लियर नहीं है। एनसीईआरटी अगर मैं पूछ दूं कि किसकी बायो की एनसीईआरटी और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी टिप्स पे है, तो आपको बस उतना आता है जितना आपसे गलती हुआ है। आपको वही घिसी पिटी केमिस्ट्री की 4-10 लाइनें याद हैं हर चैप्टर की, जो आप अभी तक गलत करते आ रहे हो और जिसको आपने एनसीईआरटी में देख लिया है। और बायो में वही घिसी पिटी लाइनें याद है जो अब तक याद थी आपको। अगर मैं बोल दूं कि चल बेटा एनसीईआरटी बंद करो, इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड मेरे को सुना दे, ठीक है, तो नहीं याद है, फंबल कर जाएंगे। और हम किस चक्कर में परेशान हैं? हम परेशान हैं कि हम मॉड्यूल कर रहे हैं कि नहीं, हम दुनिया भर के टेस्ट में हमारा नंबर आ रहा है कि नहीं। मैंने पहले बोला नंबर से कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं एक बच्चा जिसको नीट प्रेप का 11th कराता हूं उसका 550 आता है, उसी बच्चे को नीट प्रेप का मैं करा देता हूं आपका 11th फुल सिलेबस, ठीक है, उसमें उसका नंबर आ जाता है 600 प्लस, ठीक है। वहीं मैं न्यू लाइट का पेपर करा दूं, ठीक है, उसमें आ जाएगा 620-30। तो पेपर पे मार्क्स आपका डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। और मुद्दा ये भी है कि आखिरी के जो समय है 2 महीने, इसमें हम किस टाइप के पेपर दे रहे हैं। हम बहुत ज्यादा, जैसे नीट प्रेप का एसेंट चलता है, वो तो अलग दिमाग खराब करके रखा है। एसेंट हो गया, वाइटल हो गया, पता नहीं कहां से कौन से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, अलग बच्चा परेशान रहे, भाई पता नहीं क्या चल रहा है। उससे क्या हो रहा है, उससे जो एक बच्चा 680 690 पे, उसको तो सोचने का बहुत क्षमता मिल रहा है, ठीक, वो बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन एक बच्चा जो अभी कट ऑफ के चक्कर में परेशान है, वो गलत डायरेक्शन में चला जा रहा है। किस गलत डायरेक्शन में चला जा रहा है? भाई सर मेरे तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे बायो के नीट प्रेप वाले। तो भाई कितना ट्विस्ट करके दे रहा है, पूछ देख, ठीक, इतनी लैंग्वेज से खेला एनटीए, इतना नहीं खेलेगा। वो क्वेश्चन बनाने के लिए बना रहे हैं और ऐसा नहीं गलत कर रहे हैं, वो तेरे को सोचना सिखा रहे हैं। बट मुद्दा इज दैट कि क्या तेरे को सोचने की जरूरत है अभी, या तेरे को नीट के लेवल पे चीजें तैयार करने की जरूरत है? या तो तू इस टेस्ट की वर्क ऑन वीकनेस में भटक जा अपने रास्ते से, या तो तू अपने नीट के पैटर्न पे टिका रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरे को पता है, वो आपके सोचने की क्षमता बढ़ा रहा है, आई अप्रिशिएट दैट। बट क्या 2 महीने में हम सोचने की क्षमता बढ़ाएं या पहले जितना पता है उतना कर लें? आपको भी पता है कि सिलेक्शन के लिए कुछ ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना है। सिलेक्शन के लिए आपके सीधे सीधे देखो बेटा, टेस्ट सीरीज हर कोई बेस्ट है, आपको उसमें से उतना निकालना है जितना आपको पता है। मैं कह रहा हूं एलन का एंथुजियास्ट भी बेहतर है, ठीक है, मैं कह रहा हूं एलन का लीडर अचीवर भी बेस्ट है, मैं कह रहा हूं नीट प्रेप के एसेंट वाइटल ये भी बेस्ट है। हम जो इसके करते हैं, क्या कहते हैं, न्यू लाइट का बीटीएस और फुल सिलेबस जो भी, सब बेस्ट है। मुद्दा इज दैट कि जो पेपर का लेवल है, आप उस पेपर के अकॉर्डिंग अपने आप को जज करो और आप देखो कि जो आपकी गलतियां और अनअटेम्प्ट हुए हैं नीट के पैटर्न पे या नीट के लेवल पे, क्या सच में उनकी जरूरत है?
कि आप उनके लिए इतना सोच रहे हो, आप उनके लिए इतनी तैयारी करो। आपकी सेल्फ अवेयरनेस कहां है? आप नीट को एक पैरामीटर पे देख के कहां तोल रहे हो? नीट कह रहा है कि बेटा मैं एनसीईआरटी से आऊंगा, नीट कह रहा है कि बेटा मैं पीवाईक्यू से आऊंगा, नीट कह रहा है कि मैं बेसिक बेसिक चीजें टच करूंगा। आप उसके क्राइटेरिया को, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप पता नहीं किसको कर रहे हो। ठीक है, सिमिलर विद दैट कि आपके माँ बाप आपके घर में, ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान है और आप मंदिर में जाके भगवान को पूज रहे हो। ठीक है, या सिमिलर विद दैट कि आप अपनी माँ की खुशियां नहीं पूरी कर पा रहे हो, ठीक है, और अपनी गर्लफ्रेंड की, बाबू सोना की सारी खुशियां पूरी कर रहे हो। तो ये तो हिपोक्रेटिक बात हो गई ना, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। खुद सोचिए कि एक हिपोक्रेसी वाली बात हो गई। आप अपने नीट के कंटेंट को नहीं ध्यान दे पा रहे हो। जो नीट कह रहा है कि मैं यहीं से आऊंगा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, 10 साल में बता चुका कि मैं यहीं से आऊंगा। 10 साल छोड़ दे, लास्ट 2 साल का बात कर, लास्ट 2 ईयर की बात कर। नीट का एक एक पेपर कहां से आया है? एनसीईआरटी से। कहां है एनसीईआरटी तुम्हारी? कहां है तुम्हारा पीवाईक्यू? कहां है तुम्हारा नोट्स याद? कहां है तुम्हें फॉर्मूला टिप्स पे? कहां है तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स को 2 से 3 बार रीअटेम्प्ट करना? आधे लोग को तो अगर मैं बोल दूं कि मोल कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन किए थे, उस सोर्स को दिखा, ढूंढेंगे 10 किताब में, 10 यहां से किया था, 20 यहां किया था, 40 यहां से किया। किसी के पास कोई सोर्स नहीं है। मैं बता के जाऊंगा, अभी एकेडमी भी कुछ चीजें बता के जाऊंगा। सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, हम 10 साल की पेपर करेंगे, हम 15 साल की पेपर करेंगे, हम करते जाएंगे। पीवाईक्यू कभी भी अननेसेसरी नहीं है। अगर बायो में भी हम बियॉन्ड 30 साल के जाएं तो बस वो सिलेबस चेंज हो गया है, चीजें हट गई हैं तो दिक्कत होगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में लास्ट 30 ईयर भी अननेसेसरी नहीं है। अगर हमें टफ क्वेश्चन करने हैं तो फिजिक्स में जाओ 30 साल के बाद। मॉड्यूल मिलते हैं नीट प्रिपरेशन में, उसमें एनसीईआरटी के आउट नहीं करना है, कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं करना है। मैं आपको बता दिया बेटा, सच बता रहा हूं, किसी से भी जाके पूछ लो, लास्ट 2 महीने में ना एक बंदा अपना डायरेक्शन लूज कर देता है और एक बंदा अपना डायरेक्शन पकड़ लेता है। एक बच्चा जो बहुत अच्छा कर रहा होता है पूरे थ्रू आउट द नीट प्रिपरेशन, वो एक आलतू फालतू टेस्ट सीरीज के चक्कर में, आलतू फालतू खुद की नॉलेज बढ़ाने के चक्कर में पता नहीं कहां डाइवर्ट हो जाता है। और एक बच्चा जिसको पता है कि सिलेक्शन नहीं होने वाला, वो एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, बाकी चीजें रट रट के सिलेक्शन ले आता है। और यही रीजन है कि सिलेक्शन अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देता है। हम इंटर्नशिप में जिनका सोच रहे होते हैं इनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, उनका हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और जिनका लगता है कि हो जाएगा, बढ़िया होगा, वो कुछ न कुछ नंबर से रह जाते हैं। रीजन, उनका फोकस माइंड नहीं था नीट के पैटर्न पे। और आपको लग रहा होगा कि टॉपर बनने के लिए हमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लाना है, तो नहीं। पहले आपका जो बेसिक कंटेंट है, नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट अपनी थिंकिंग लेवल बनाने के लिए तुम कुछ भी करो, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर सीरियसली आपका नंबर उतना नहीं आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे एलएन के एंथुसियास्ट पेपर भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कराता हूं। समटाइम्स उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है, उनका नंबर 650 नहीं पहुंच पा रहा है, बट स्टिल थोड़ा उनको सोचने के लिए स्कोप देना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी बेसिक कंटेंट्स को तैयार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत डाइवर्ट हैं, वो पीवाईक्यू पे फोकस नहीं किए या नोट्स पे नहीं किए, एनसीईआरटी पे नहीं किए, उनका वो सब तैयार है, तब थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनका ये सब तैयार नहीं है वो भी सोच रहे हैं कि अरे यार कैसे कर लें, नहीं करना है। ठीक, इतनी बात है। इसके अलावा इस टाइम पे एक और सबसे बड़ी बीमारी क्या है, वो है पार्ट टेस्ट। ठीक है, पार्ट टेस्ट। देखो, कुछ बच्चों के लिए पार्ट टेस्ट तो हम खुद ही करा रहे हैं। मैंने हमेशा बोला कि मीटिंग जो है वो जनरलाइज होती है, पर्सनलाइज चीजें हम चैट में कुछ चीजों का अलग ही चीजें करा रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे मेंटरशिप के 80% बच्चों के लिए जरूरी है वो बता रहा हूं। ठीक है, पार्ट टेस्ट बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी एसेंट का दे रहे हैं, वाइटल का दे रहे हैं। ठीक है, हम इन नंबर्स पे परेशान हो रहे हैं या इन पार्ट टेस्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब कुछ इस पार्ट टेस्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुद्दा है कि अभी पार्ट टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज टेस्ट, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे। अब आप सोच रहे हो कि सर चैप्टर वाइज टेस्ट अब हर कोई मतलब स्टार्टिंग में कराता है चैप्टर वाइज टेस्ट, आप आखिरी में चैप्टर वाइज टेस्ट करा रहे हो, उसका लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अभी तुम्हें ना एक चैप्टर को डिटेल रिवीजन करना है। देखो, एग्जाम के तुम्हारे पास सिर्फ 2 से 2.5 महीने बचे हैं, 2.5 मंथ बचे हैं। ठीक है, और अभी जो रिसेंटली हमारी फॉलोअप मीटिंग चल रही है उसमें भी मैं डिटेल रिवीजन पे फोकस कर रहा हूं। ठीक है, कि एक बार डिटेल रिवीजन तो होना चाहिए। डिटेल रिवीजन क्या होना चाहिए कि हम एक बार ना अपने नोट्स को, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बात कर रहे हैं, नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, अगर शॉर्ट कंटेंट नहीं बना है तो भाई अगर टाइम है तो बना ले, नहीं बना है तो भैया दीदी का यूज कर ले। तो नोट्स को रिवाइज करके हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स को एक बार रीअटेम्प्ट कर लें। ठीक है, सोर्स को रीअटेम्प्ट कर लें। हम हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी के उन हिस्सों पे फोकस कर लें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजिक्स में समरी, सॉल्व एग्जांपल्स, पॉइंट्स टू पॉन्डर, एक बेसिक बच्चे के लिए। केमिस्ट्री में तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी, बायो में तो पूरा एनसीईआरटी। ठीक,
एंड देन इसके बाद हम पीवाईक्यू करके खुद को थोड़ा चेक कर लें और फिर एक चैप्टर वाइज टेस्ट देके, ठीक, क्या कर लें, हम देख लें कि चैप्टर वाइज टेस्ट में हमारे वो 20% टॉपिक स्ट्रांग है जिनसे 80% क्वेश्चन आने वाला है या नहीं, ठीक। अब जब इतनी कहानी हो गई तो वो चैप्टर तैयार है, अब उस चैप्टर का कंटेंट समराइज निकाल लो, क्या, शॉर्ट नोट्स, मिस्टेक कॉपी, ठीक। बस इन्हीं का बार बार बीच बीच में रिपीटेशन मारना है और पीवाईक्यू सॉल्व करके जब भी लगे कि वो चैप्टर भूल सा गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ, बस उसका पीवाईक्यू फिर से रिपीट कर देना है, वो चैप्टर पूरा 360 डिग्री रिवाइज हो जाएगा। और इन सबको करते हुए कहां जाने की कोशिश करनी है, ये रूट कहां का है, ये रूट है एफएसटी का, फुल सिलेबस टेस्ट का है। अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट सोच रहे हो कि 5 और 10 दे के आप जाओगे और आपका कोई काम हो जाएगा, तो घंटा कुछ काम हो जाएगा, ठीक। हर एक फुल सिलेबस टेस्ट में मैंने बोला है कि 10 से 20 मार्क्स या 20 से 40 मार्क्स आपको टारगेट करने हैं कि आपका हर एक मॉक टेस्ट में इंक्रीज हो। वो कैसे होगा, जब आप चैप्टर बाय चैप्टर पहले एक बार उनको तमीज से कर लो और फिर साइड बाय साइड उनको रिपीटेशन पे करो। मतलब एक ट्रैक चलना चाहिए डिटेल रिवीजन का और एक ट्रैक चलना चाहिए रिपीटेशन का, ठीक है। तो वो रिपीटेशन का ट्रैक कैसे चलेगा, हमारे आखिरी के 2 महीने वाले रिवीजन में, 2 मंथ्स वाले रिवीजन में हम क्या करेंगे, हो सकता है कुछ लोग का यहां अभी बंद रखेंगे बट मोस्टली लोग का चालू रहेगा। यहां हम पहले 5 घंटे लेंगे, फिर पहले 15 दिन में 5 घंटे, ठीक, फिर हो सकता है 6 घंटे नेक्स्ट 15 दिन, ठीक, फिर 7 घंटे, फिर 15 दिन, ठीक, फिर मान लो 8 घंटे या 10 घंटे लास्ट के 15 दिन, ठीक है। ये पूरा 2 महीने का खेल है। 2 महीने में हम आपका 5 से 7 घंटा गूगल मीट पे लेके देंगे, ठीक है, गूगल मीट पे बैठा के कराएंगे। अब उसमें आप उसमें ये बट लेके नहीं डालोगे कि सर ये क्यों करा रहे हो, वो क्यों करा रहे हो, मैं आपकी रिपीटेशन का काम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है क्या कि आप पूरे सिलेबस को अपने 4 बार रिवाइज कर सको 2 महीने में, इवन जस्ट 5 घंटे देके। इफ यू हैव देन यू कैन, ठीक, बट इफ यू नहीं है तुम्हारे पास भाई तो मेरे भरोसे रहो, ठीक। बट ये गलती हम नहीं करेंगे पिछले साल वाली, क्या कि सिर्फ इसी को लेके चले, हम ये करेंगे बट इसके साथ हम डिटेल रिवीजन का भी ट्रैक रखेंगे। वो बच्चे जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मेरा पहला प्रायोरिटी है उनका सिलेबस कंप्लीट कराना अलोंग विथ दिस रिवीजन। अभी उनका डिटेल में रिवीजन नहीं करा रहा हूं, पहले उनका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ये चलता रहेगा, फिर उनका डिटेल रिवीजन प्लान करूंगा, ये चलता रहेगा, ठीक। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनका डिटेल रिवीजन प्लान कर रहा हूं, वो डिटेल रिवीजन चलता रहेगा जब तक जा रहा है, उसके साथ ये फास्ट ट्रैक चलता रहेगा अपना गूगल मीट पे 5 घंटा इत्मीनान से बैठ के सबके साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर रिपीटेशन नहीं करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट होने का भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और अगर रिपीटेशन भी हो गई बट सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उसको डिटेल में चैप्टर वाइज अप्रोच के साथ तैयार नहीं किया तो पिट जाएंगे, ठीक। कितने चैप्टर होने के बाद एफएसटी शुरू करें, यही तो फॉलोअप मीटिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब जनरलाइज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इतना बोलेंगे 80% सिलेबस हो जाए तो धीरे धीरे पहुंचे। जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट फुल सिलेबस से शुरू करें, आप ऑर्गेनिक के फुल सिलेबस से जा सकते हैं, फिजिकल के फुल सिलेबस से, जूलॉजी बॉटनी के फुल सिलेबस से, बायो के फुल सिलेबस से, 11th की फुल सिलेबस से, 12th की फुल, स्टार्ट करो फुल सिलेबस। यू कैन गो फ्रॉम 1 by 1 सब्जेक्ट वाइज फुल सिलेबस, या फिर यू कैन गो क्लास बाय क्लास फुल सिलेबस, या उसके बाद डायरेक्ट कूद जाओ, ठीक है। जनरलाइज जो बात कर रहा हूं, बाकी तो मीटिंग में जो बताता हूं पर्सनल फॉलोअप में बताता ही, ठीक है। और ये चैप्टर वाइज रिवीजन मैं करा रहा हूं, इसके लिए मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट अरेंज करे हैं, ठीक है। बायो में आप सबको पता है कि हमने बीटीएस कराया, ठीक है, जो बहुत खतरनाक असरदार था, ठीक है। अब बीटीएस के बाद भी जिसको करना होगा उसके लिए एक और बायो का टेस्ट लेके आएंगे, ठीक, वो करा देंगे, ठीक। तुम डिमांड तो करो हमसे, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। तो अभी बहुत सारे के वीडियो सोल्यूशन नहीं आए हैं बट चैप्टर वाइज टेस्ट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट है, फिजिकल का भी 2 ही 3 चैप्टर का है, मान लो बाकी दूसरे कोचिंग का है, अरेंज हो गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक। इसके अलावा फिजिकल में भी यू कैन गो विद चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। मैं कह रहा हूं जितने लोग आरबीटीएस नहीं दे रहे हो, ठीक है, आरबीटीएस पार्ट बाय पार्ट आता है, एनएलएम, फिर वर्क एनर्जी पावर, फिर सेंटर मास देना भाई चैप्टर वाइज से समझ के। 50 क्वेश्चन है एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, पीवाईक्यू बेस्ड, तो ला नंबर उसमें, ठीक है। वो अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं है, वहां पे तुम्हें पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। जितने लोग आरबीटीएस करते हैं, जिनका जनरली फिजिक्स में थोड़ा मतलब पढ़े लिखे इंटरेस्ट है, आप बताओ क्या आपको फिजिक्स का क्वेश्चन अननेसेसरी लगता है आरबीटीएस का, या आपको लगता है कि नहीं मतलब नीट लेवल ही चीजें हैं? अच्छा खासा चैप्टर वाइज टेस्ट बन सकता है, ठीक। इवन उसका तो वो भी है, क्या कहते हैं, वीडियो सोल्यूशन है, ठीक है, आप उससे भी सीख सकते हो। मुद्दा इज दैट कि आपको ना अभी चैप्टर वाइज अप्रोच करना है। चैप्टर वाइज अप्रोच करने का मतलब है हमें आइडेंटिफाई करना हमारा क्या वीक और क्या स्ट्रॉन्ग है, बस इतनी सी बात है। पार्ट टेस्ट साथ में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हर एक चैप्टर के रिवीजन के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक।
तो यही कुछ गिने चुने स्टेप्स हैं जिनको मैं 1 बाय 1 करा रहा हूं। ऐसा नहीं कि अभी आपको हड़बड़ तबड़ कर देना है, 1 बाय 1 वैसे ही प्लान हो रहा है, ठीक है। अब सब फर्क क्या पड़ता है, मैं बहुत कुछ करा दूं, जनरली मेरे पास बहुत कुछ है करने का, हाँ यूट्यूब पर, ठीक है। तो मेरे पास कराने का तो बहुत कुछ है, मुद्दा यह है कि आपके पास समय कितना है, आप मेरे को समय कितना दे पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप हर चीज का एक दिमाग में बस परफेक्शन बना लेंगे, ऐसा कुछ भी परसेप्शन बना लेंगे कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, ठीक है, जिनका आप हो सकता है ऊपर वाले ने चाहा तो रिजल्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। आप देखोगे कि आप जहां पे जनवरी में होप नहीं बना रहे हो, वहां पे जनवरी में हमने उनका रीस्टार्ट कराया है, ठीक। मुद्दा इस कि किस दम पे, हाँ स्टडी आवर है उस दम पे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको नहीं फील हो रहा है कि यार ये कर ले जाएंगे, लेकिन वो खुद को तोड़ रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे ना सच बता रहा हूं, बीटीएस का हमें नहीं बताया सर, बताया होगा इल्मा, बायो कंप्लीट होने के बाद सबको बीटीएस करा रहा है, नहीं बताया होगा तो कराएंगे है वो, मैं खुद पे रियलिटी चेक मारते जाना, किसका बीटीएस करा दिया, किसका ये करा दिया, किसका ये करा दिया। देखो यार फर्क इससे पड़ता है ना कि तुम हर बार एग्जाम्पल बनने की कोशिश करो, ठीक है। यहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं कि तू एक्सेप्शन बन, या आखिरी के 2-2.5 महीना तू 200-300 पे भी है ना, तू सिलेक्ट हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं कि यार तुम कह रहा हूं 300 पे भी होगा ना फुल सिलेबस में, आखिरी के 2.5-3 महीने में तुम बहुत सिलेक्ट हो जाओगे। बस फर्क इतना पड़ता है कि तुम कितना कर रहे हो। आज मैं आपको एक जनरलाइज स्टेटमेंट देता हूं, ठीक। इसको अगर हो सके तो कोई मेरे को गलत प्रूफ कर देना, मैं उसकी मेंटरशिप की फीस का 4 गुना वापस करूंगा, ठीक। एक जनरलाइज स्टेटमेंट, आप सेलेक्ट होंगे या आप नहीं होंगे, आप टॉपर है या फेलियर है, ये डिपेंड करता है कितने नंबर्स ऑफ रिवीजन आपने रिवीजन किया, कितने नंबर्स ऑफ टाइम आपने रिवीजन किया है, ये डिसाइड करेगा आप सेलेक्ट होगे नहीं होगे, आप टॉपर हो नहीं हो। और बाकी कुछ डिसाइड नहीं करेगा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, प्रैक्टिस कितना किए हो, कितने साल से कर रहे थे, तुम्हारा मेंटल पीस कैसा है, तुम्हारा क्या कैसा है, क्या कैसा है। नंबर्स ऑफ रिवीजन कितनी बार ये डिसाइड करेगा यू आर गोइंग टू सेलेक्ट, यू आर गोइंग टू क्रैक, या यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस रैंक। सिर्फ नंबर्स ऑफ रिवीजन। और नंबर्स ऑफ रिवीजन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। जब समय कम हो तो डिटेल ट्रैक का रिवीजन सिर्फ 1 से 2 बार हो सकता है, बट बार बार रिवीजन एक अलग तरीका होता है। जैसे यहां से बहुत सारे एलएन लीडर वाले होंगे जिनको मैंने फास्ट ट्रैक तरीका दिया है, ठीक है, जहां पे इनिशियली तो 15 से 20 दिन में रिवीजन हो रहा होता है पूरे चैप्टर्स का। वो सबसे बेहतर तरीका है फास्ट ट्रैक रिवीजन करने का, जहां पे चैप्टर सिक्वेंशियल फॉर्म में नहीं आते और ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर हो रहे होते 5-5 घंटे में, ठीक है। और वो हर बार स्पीड अप होता है। आज आप अगर उसको 20 दिन में किए हो तो अगली बार आपको उसको 10 दिन में करना होगा, उसके 15 दिन में करना होगा, 8 दिन में करना होगा, 7 दिन में करना होगा, और कभी कभी तो ऐसा होगा कि आधे दिन में, 2 दिन में पूरा ब्लॉक खत्म करना होगा, पूरा खत्म कर देना होगा रिवीजन करके, ठीक। तो ऐसे करना होता है। रिपीटेशन तब आता है ना जब आप करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो भाई इसके लिए देखो चाहिए स्टडी आवर, ठीक। अभी हमारा कल चल रहा हेल वीक चल रहा है, हेल वीक में पहले दिन 75 लोगों ने सिर्फ फॉर्म फिल किया था, ठीक है। उनमें से मैंने 3 को निकाला कि हाँ भाई चलो ये ठीक है। आज थोड़ा सा मैंने और ट्विस्ट डाला है, अभी गूगल फॉर्म लाइव करूंगा जस्ट इस मीटिंग के बाद, ठीक है। वो रात में 12 बजे के बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद आप सबमिट नहीं कर सकते, फिर यही शाम को मैं लाइव कर दिया करूंगा। तभी मैं लिंक दूंगा, उसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट डाला है कि थोड़ा सा और कंपटीशन में मजा है, ठीक है। फिर आज फिल करोगे तो देखते हैं हर दिन कौन कंफर्ट जोन ब्रेक कर रहा है। मुद्दा ये ना कि 15 हफ्ते बचे दोस्त, ये 15 हफ्ते ना खुद को खड़ा रखना, खुद को हिम्मत बांधना, खुद को दिलासा देना, ये बड़ा मुश्किल काम है। जैसे मेरे पास अभी एक मेरे मेंटर का फोन आया, ठीक है। तो बोल रही थी कि सर आज मेरे वाले मेंटर की जरूरत है, ठीक है। आज एज ए वो एम सर की जरूरत नहीं है, आज मेरे मेंटर की जरूरत है। मेरे को ना बहुत एंजाइटी एंड ऑल हो जाती है एग्जाम में कॉलेज के, और बच्चों को भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये एंजाइटी, ये सारी चीजें, ओवर थिंकिंग कैसे खत्म करें। मैंने बोला कि कुछ चीजें रियलिस्टिक होती हैं, ठीक है। अभी इस चीज को लेके बात करते हैं। हमारे पास 2.5 महीने बचे हैं, ठीक है। एक बच्चा सिर्फ एंजाइटी ओवर थिंकिंग इसलिए ले रहा है कि सर मेरा बहुत कुछ बाकी है, ठीक है, बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। तो मुद्दा यह है कि तू बहुत कुछ अगर नहीं कर सकता तो तेरा एंजाइटी लेना सही है, तो उस बहुत कुछ को कुछ कर दे। कैसे? तू उन 20% को पकड़ ले जिससे 80% आने वाला है, ठीक। अगर तेरे को लग रहा है बहुत बाकी है तो खैर वो बताने के लिए, वो प्लान करने के लिए तो मैं यहां बैठा ही हूं, ठीक। तो पहला तरीका होता है, अगर आपको लगे कि इतना सब है कैसे करेंगे, तो इतना सब मत करो ना, कम कर दो। अगर तुम 20% को 80% एक्यूरेसी के साथ कर लो तो पता नहीं कहां पहुंच जाओ। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है जो किया तो सब होता है, लेकिन उसको होता नहीं कि अरे यार पता नहीं क्या होगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि तुम रिजल्ट को क्यों सोच रहे हो।
रिजल्ट सोचोगे तो ओवर थिंकिंग होगी। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का मिलना चाहिए, वो ऊपर बैठ के डिसाइड कर रहा है, तेरे सोचने से नहीं होगा। ठीक है, तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। ये जितना फियर है ना आप लोग के अंदर एग्जाम का, उसी फियर की वजह से एंजाइटी आती है, नंबर्स का, कुछ भी। हम हर उस चीज के लिए फियर में जा रहे हैं जो हुई ही नहीं है। सिमिलरली बचपन में हुआ क्या, मेरे रूम में खिड़की लगी हुई थी, ठीक है, ऐसे खिड़की लगी हुई थी और मेरा बेड ऐसे था, और मेरी आदत थी कि खिड़की के ऊपर पैर टांग लेने की और फिर अपना काम करने की, फोन चलाने की, कुछ भी करने की। ठीक है, अब उस खिड़की को मैं ऐसे ऐसे पैर से कर रहा होता था। कांच की बड़ी महंगी, बाप ने कैसे कैसे ठेकेदारी में पैसे इधर उधर जुगाड़ करके घर बनवाया था। ठीक है, खिड़की टूट गई। ठीक है, पूरी खिड़की कांच की वो पूरी अलग हो गई, इतना भारी पैर उस पर ऊपर नीचे कर रहा था। ठीक है, खिड़की टूट गई सुबह का टाइम। अच्छा, अब जैसे खिड़की टूटी, गिरा, कांच टूट गया, कांच भी गया, खिड़की भी टूट गई। मम्मी उधर से आई, रुको पापा को आने दो, बताते हैं। भाई फट के हवा हो, पापा अब आएंगे। ठीक, मैं कह रहा हूँ सुबह से लेके जब तक पापा नहीं, न खाना खाया जा रहा है, न पानी पिया जा रहा है। तुम लोग के साथ हुआ हाँ, एक सेकंड जी। हाँ जी, ठीक है, अब ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पापा के आने से पहले तो कितनी ओवर थिंकिंग हो रही, क्या होगा क्या होगा। अब ये भी डर लग रहा है कि तो पड़ेगी, ऊपर से गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन पापा छोड़ दिए थे उस वाले मैटर पे। अच्छा, उस दिन अभी टीचर नंबर टेस्ट कॉपी मांग दिए, तो बहुत सारा ख्याल आता, तुम लोग को आता था। अच्छा, पापा आ गए, अब पापा आ गए तो फट रही है। ठीक है, अरे बोल दो, मन में आता था या तो मार दो या तो छोड़ दो, कुछ तो बोलो। तो आराम से चाय पानी कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं। अरे भाई कुछ तो करो यार, यहाँ मतलब किताब खोल के बैठे, दिमाग नहीं लग रहा है। ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा कि भाई करेंगे क्या, बता ही नहीं रहे हैं। अब मम्मी भी बात नहीं छेड़ रही, लग रहा है खुद ही से जाके छेड़ दें क्या। ठीक है, कि भाई ऐसे से हो गया, कुछ नहीं। फिर अच्छा मान लो मम्मी बोल भी दी थोड़ा सा मेरा चेहरा देख के, तो पापा कुछ नहीं, नॉर्मल ऐसा क्या करोगे, सहूरी ऐसा है मार खाने वाला। ठीक है, एक दिन मार खाएंगे उसे, बस अब लग रहा है बस हो गया, इसीलिए डर रहे थे दिन भर से। तो इतना तो ठीक है, इतना तो चलता है। यही होता था ना तुम लोग के साथ भी मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो मुद्दा इज दैट कि हम जितना डर रहे हैं, जितना उस ओवर थिंकिंग को बड़ा कर रहे हैं, 2 into 4, 4 into 8, 8 into 16, 16 into 32, पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था वो। ठीक, अगर मैं सिंपल मानता टूट गया, पापा आएंगे 2 थप्पड़ मार देंगे, इससे ज्यादा क्या गला थोड़ी काट देंगे। लेकिन बचपन में उतनी मैच्योरिटी नहीं थी। अभी कोई गलती हो जाए तो उतना नहीं डर लगता, अरे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, पापा डांट लेंगे, पापा बोल लेंगे, कुछ मार लेंगे एक थप्पड़, और क्या, और इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। अगर वो नहीं आता तो तुम कैसे जाके फिर बोल सकते हो कि पापा मुझे की लड़की पसंद है या लड़का पसंद है, मेरे को करनी है। बचपन में तो दम नहीं था तुम्हारे अंदर, अभी कैसे आ गया, क्यों, क्योंकि वो फियर कम हो गया। पता है कि अरे क्या करेंगे, ज्यादा एक थप्पड़ मारेंगे, 2 थप्पड़ मारेंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बस हो गया। वही फियर का तुम्हें कम करना है। ठीक है, वही तुम्हें कम करना है कि नीट में जो कुछ होने नहीं वाला है, तुम्हारे टेस्ट में जो कुछ नहीं होने वाला है, तुम बस अपने आप को 2 into 8, 2 into 4, 4 into 8, 8 into 16 कर रहे हो दिमाग में। ये सबसे गलत चीज है भाई। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग का सिंपल सा इलाज है, बी प्रैक्टिकल। एक पेन एंड पेपर उठा, उसको चीजों को लिस्ट आउट कर कि किस चीज की वजह से ओवर थिंकिंग कर रहा है, और उन चीजों का थोड़ा रियलिस्टिक पहलू दिखाओ, थोड़ा दिमाग को शांत करके समझाओ। मैं इतना बता रहा हूं कि इस मीटिंग में से 10 बच्चे हैं जो सिलेक्ट होंगे, ठीक है, लेकिन 20 हो सकते हैं। कैसे? अगर वो सिर्फ नीट पे फोकस हो जाए, ना कि टेस्ट स्कोर पे फोकस हो, ना कि ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान हो, ना कि XYZ चीजों की वजह से हो। आज मैं फिर बता के जा रहा हूं, लेकिन करोगे तुम वही। तुम देख लोगे यूट्यूब पे, भैया फैसिनेटिंग रिवीजन स्ट्रैटेजी बता, जिगजैग करना है, डे 1 डे 2 डे फला, नहीं काम करता। यूट्यूब पे जो टारगेट दिए जाते हैं वो यूट्यूब के ही टारगेट्स हैं। ठीक, हम भी वैसी मेंटरशिप चला सकते हैं, जेन्युइनली बता रहे हैं, मेरे लिए तो और इजी हो। मुद्दा यह है ना, वैसे वर्क नहीं होता है। हम भी जो प्लान करते हैं वो 80% तक ही बच्चे का पर्सनलाइज होता है। हम इतना कनेक्टेड हैं, इतना किए हैं, फिर भी हम 80% से ज्यादा पर्सनलाइज प्लान कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक बच्चा ही है जो खुद का 100% रिवीजन प्लान कर सकता है परफेक्ट वे से। उसमें मेंटर्स का गाइडेंस लेगा कि हाँ सर इसके क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो स्टेप्स में हमारी गाइडेंस ले सकता है अपनी समझ के अकॉर्डिंग। लेकिन जो यूट्यूब पे चीजें चल रही है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। जैसे मेरे पास एक बच्ची आई थी भाई, ठीक है, कि सर ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है रिवीजन की, तो बढ़िया है, क्या कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा देखो फिजिक्स का इतना लेक्चर बाकी, केमिस्ट्री का इतना, बायो का इतना सब लाइन से लगा दिया, इसको इतने दिन तक खत्म, अब टाइम बच रहा है क्या? नहीं सर, 1-2 घंटा बच रहा है। तो 1-2 घंटे में भैया दीदी की स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कर सकते तुम, ठीक है? तब तुम्हें कुछ अलग बताना होगा जो तुम्हारे लेवल पे हो। तो मुद्दा ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत बता रहे हैं,
वो लोग सही बता रहे हो, वो उस पर अप्लाई होगा जो उन लेवल पे था, जिसका सिलेबस हो गया है, जिसके पास मेंटरशिप नहीं है, जिसको समझ नहीं आ रहा किधर जाए, उनके लिए वो एक डायरेक्शन हो सकता है। बट ना तुम्हारा सिलेबस हुआ है, ना तुम्हारा डिटेल में रिवीजन हुआ है, यू हैव नो स्ट्रॉन्ग वीक चैप्टर्स, तुम्हारा कोई भी एक चीज एक बार से ज्यादा हुआ ही नहीं है। नीट में अगर रिपीटेशन नहीं है तुम्हारे कंटेंट में, तुम्हारी प्रैक्टिस में, तुम्हारे रिवीजन में, ठीक, और तुम्हारे नंबर्स ऑफ रिवीजन में रिपीटेशन नहीं है, देन यू आर गॉन, खत्म बात यहीं पे। एनसीईआरटी, नोट्स, पीवाईक्यूज, बस यहीं पे कहानी एंड हो जाती है। उसके बाद तुम्हारा कोचिंग का टेस्ट। मेडिटेशन और वर्कआउट का पॉइंट मिलना चाहिए, परफेक्ट आयान, ठीक है, ये चीज मैं ऐड करूंगा, ठीक है। और मेडिटेशन में जनरली बता रहा हूं, बहुत बहुत प्यारी सी चीज थी, उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब मैं उसको कैसे बताऊं, वो चीज मैं खुद अपनी जिंदगी में नहीं अप्लाई कर पा रहा हूं। मैं बस इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा हूं कि मैं करता हूं, मैं इनडायरेक्ट तरीके से करता हूं। मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा ही अपने दिमाग में वैसे आलसी बन गया हूं, तो 2 महीने बाद मैं कर लूंगा। लेकिन मैं मेडिटेशन अभी भी करता हूं। वो मेरा तरीका होता है स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन के। मैं जब रेस्ट ले रहा होता हूं तो मैं सच में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल सॉन्ग लगा लेता हूं जो मेरे को शांति देते हैं, और बस मैं वो सुन के खुद को शांति महसूस कर लेता हूं उधर कनेक्ट करके, ठीक है। मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी है, तुम्हारे लिए लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम्हारे लिए, हाँ जी श्रवण, अभी आपसे बात भी करनी थी मेरे को, कर लेंगे। तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल मतलब जो मेडिटेशन है वो अलग है। मैं कह रहा हूँ मेडिटेशन एक ना शांत दिमाग से होता है, जब आप खुद के अंदर शांत रह रहे हो, ठीक है। मेरे को 10 मिनट लगेगा यहाँ से फील कराने में, लेकिन वो थोड़ी सी वियर्ड लगेगी चीज है, और दूसरी बात थोड़ा टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो कितना ना, जब आप शांति से जाओ तो चीजें हो जाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर खुद को आंखें बंद करके 2 मिनट, ठीक है, शांति से अगर खुद को आंखें बंद करके ये फील कराओ, ठीक है, कि तुम शांत हो, तुम बहुत रिलैक्स हो, तुम्हारी बॉडी बहुत हल्की है, ठीक है, और तुम अपनी ब्रीदिंग को 5 बार इनर आउटर मतलब पता है, इनहेल एक्सेल कर लो, ठीक है। और उसके बाद तुम सिंपल ये फील करो ना कि तुम्हारी सर के ऊपर, ठीक है, एक बहुत सा पॉजिटिव ऑरा है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव एक ऑरा है। यू कैन लाइक इमेजिनेट लाइक कोई चक्र है जो बहुत पॉजिटिव सा है, ठीक है। वो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी पे आ रहा है, पहले तुम्हारे सर को बहुत ज्यादा हल्का कर रहा है, ठीक है, एंड देन धीरे धीरे तुम्हारे हर एक बॉडी ऑर्गन को वो टच करते हुए पैरों की तरफ बढ़ा, तुम्हारी पूरी बॉडी हल्की होती जा रही है, ठीक है। और जैसे जैसे ये हो रहा है, तुम अपने आप को बहुत हल्का फील करते जा रहे हो, ठीक। और फिर जैसे ही वो पैर तक पहुंचता है, तुम्हारी पूरी बॉडी बहुत हल्की हो जाती है। उसके बाद तुम क्या करते हो, तुम उसके बाद अपने सब कॉन्शियस माइंड को टच करने की कोशिश करते हो। कैसे? तुम जैसे जैसे 10 to 1 की तरफ रिवर्स काउंट करोगे, तुम अपने सब कॉन्शियस माइंड की तरफ धीरे धीरे जाते जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको इमेजिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्लोज योर आइज। तुम मान लो कि तुम किसी सीढ़ी पे खड़े हो, तुम किसी स्टेयर्स पे खड़े हो। वो स्टेयर तुम्हारी जानी पहचानी सी है, तुम्हारे घर की हो सकती है, तुम्हारे नानी घर की हो सकती है, तुम्हारे दादा घर की हो सकती है। कोई एक स्टेयर है जहां पे तुम 10वीं सीढ़ी पे खड़ी हो। जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो सीढ़ी पे, 10, 9, 8, 7, 6, वैसे वैसे तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाते जा रहे हो, ठीक है। जब तुम धीरे 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 इस तरीके से अपने अंदर अपने दिमाग को रिलैक्स करके थोड़ा थोड़ा कर रहे होते हो, तब तुम अपने अंदर पहुंच रहे होते हो, ठीक। जब तुम अपने दिमाग को ये इमेजिनेट करा रहे हो, तो मैं तुम लोग को बताते बताते आंखें बंद करके इमेजिनेट कर लिया कि हाँ मैं सच में अपने दिमाग के अंदर तक जा रहा हूं। यही होती है शांत अवस्था। जब तुम अपनी बॉडी को वो इमेजिनेट करा रहे हो, ठीक है, जो तुम्हें कराना है, तो दूसरा थॉट नहीं आएगा। दूसरा थॉट नहीं आएगा मतलब, जब तुम अपनी पूरी बॉडी को, जो मैंने स्ट्रक्चर वे में तुम्हें बताया मेडिटेशन, कि पहले एक ऑरा फील कर रहे हो, फिर हो सकता है मैं आगे चल के एक ऑडियो इस पे रिलीज कर दूं जिसको तुम कान में सुन के, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन वो वियर्ड थोड़ी चीजें लगेंगी, ठीक है। नहीं तो ये ऑडियो आपको बहुत ज्यादा रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें शांत मन से अगर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के आपको फील कराने की कोशिश करूं, यू कैन फील, ठीक है। लिटरली आप वो सारी चीजें उस तरीके से आपके दिमाग में चलने लगेंगी। लेकिन मुद्दा इज दैट कि पहले आप खुद से तो कोशिश करो। हर चीज के लिए मेरी ये ऑडियो चाहिए तो फिर बेकार है सिस्टम, ठीक है। बहुत बहुत चीजें हैं यूट्यूब पे, तो भरी पड़ी हैं चीजें। आपको अच्छी चीजें मिलनी चाहिए जिससे आप करें। मैं कहां से सब सुनता हूं? मैं भी तो यूट्यूब से सुन के अपने आप को शांत करने की कोशिश करता हूं ना, सीधी सी बात है। और हमेशा बाउंस बैक ना बहुत पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। मैं जनरली बताऊं, मेरी पूरी तबीयत खराब हुई थी, मेरा पूरा काम बिखरा पड़ा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा हूं, ठीक है कर लेंगे, ठीक है। काम को समेटने के लिए पहले क्या किया, पहले जो ओवर थिंकिंग का रीजन है, क्या मेरे को लग रहा है कि मैं कनेक्टेड फील नहीं कर रहा हूँ, चलो सबको समेटो, एक मीटिंग पे बात कर लेते हैं, ठीक। बात करने के बाद मैसेज चेक कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहने देंगे। 3 मार्च से अपन सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
एवरीडे 5 घंटे का होगा, ठीक है। कुछ डरना नहीं है भाई, कुछ भी डरना नहीं है। डर है मतलब कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी है, और अगर मेहनत में कमी नहीं है स्टिल डर है, इट मीन्स कि हमारे अंदर खुद पे बिलीफ सिस्टम नहीं है, खुद का ऑरा स्ट्रांग नहीं हो रहा है। देखो मुद्दा ये है। तो बस इतनी बातें हैं। बाकी यार नींद कम लो, ठीक है, रूटीन फिक्स रखो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, डाइट करो, ठीक है। बाकी चेहरा खराब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस जिंदा रहो।